यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 4 की समझा जाता है। वैसे परमाणु की संरचना में मुख्यतः 3 यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो परमाणु के अंदर की साइड पाए जाते हैं, जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है बाहर घूमने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि पदार्थ है परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होगा उसमें परमाणु और अणु दोनों मिलकर के बनाते हैं पदार्थ। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनके वे बने होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? जैसे एक तत्व का परमाणु अलग होता है, दूसरे तत्व का परमाणु अलग होता है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? क्या वजह है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, या क्या वास्तव में परमाणुओं को विभाजित नहीं किया सकता? जैसा कि डाल्टन ने यहाँ पर प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। परमाणु कणों या परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं। किस किसने परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, जिनसे हमें पता चलता है परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, कि परमाणु की संरचना का कैसे पता लगाया जाए, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, इसका कैसे पता लगाया जाए। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में स्टार्ट किया 19वीं शताब्दी के आसपास, और परमाणु की संरचना और उसको अनेक प्रयोगों के आधार पर यहाँ पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत है स्थिर विद्युत या विभिन्न पदार्थों के द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से यहाँ पर अध्ययन मिला है। जैसे कि यानी पदार्थों के अंदर आवेशित कण होते हैं, उसके अनुसार हम बात करते हैं। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति क्या है? सूखे वालों पर कंघी कीजिए। हमने क्या किया? सूखे वालों पर कंघी। क्या कंघी कागज के छोटे आकर्षित करती है? तो यहाँ पर जब कंघी करते हैं उसके बाद में छोटे छोटे कागज के टुकड़े हम लेंगे और उनके पास में कंघी को ले जाएंगे। क्या कंघी के कागज के टुकड़े चिपकते हैं? ये हम देखेंगे। उसके बाद में दूसरा क्रियाकलाप क्या करना है हमें? कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ेंगे और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास में ले जाएंगे। और क्या होता है? तो सिल्क का कपड़ा और कांच की छड़ लेंगे और उसमें किसके पास में ले जाएंगे? हवा के गुब्बारे के पास में ले जाएंगे। और फिर दोनों क्रियाकलापों में हम देखेंगे क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें क्या हो जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है। यानी कि जब हम सूखे बालों में कंघी लगा करके उसको कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं, तो वो कागज के टुकड़े हैं उस कंघी के चिपक जाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर आवेश आ जाता है, और आवेश आने की वजह से यानी घर्षण, आपस में रगड़ने की वजह से क्या आवेश आ जाता है। और यह आवेश कहाँ आता है? इसका उत्तर तब मिला जब पता चला कि परमाणु विभाज्य है। पहले तो बता रखे थे कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु को विभाजित नहीं किया सकता, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है, क्या उत्तर मिलता है कि परमाणु विभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित किया सकता है और आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु किससे मिलकर बना होता है? आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। इसकी वजह से हम यहाँ पर चेंजेस दे सकते हैं। उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई विज्ञान पर योगदान दिया है। जैसे 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु और अविभाज्य कण नहीं है। तो ये 19वीं शताब्दी तक हमें पता चल गया था कि परमाणु साधारण नहीं है और इसको अविभाज्य नहीं है, यानी कि इसको विभाजित किया जा सकता है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणुविक अणु इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणुविक अणु नहीं है। तो परमाणु के अंदर ही रहता है, ये परमाणु उपस्थित रहता है, लेकिन ये कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के अंदर रहता ही है, जिसका पता किसने लगाया था? जे थॉमसन ने लगाया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का सूत्र आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, एक प्रश्न आ जाता है। तो किसने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने की थी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले गोल्डस्टीन थे। गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर एक विकिरण की खोज की थी, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। और ये किरण धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुविक कणों की खोज की। तो दूसरे अपरमाणुविक कणों की खोज किसने की थी? ये करी थी गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी थी? प्रोटॉन की खोज करी थी। प्रोटॉन मतलब होता है, पी से मतलब हम समझ सकते हैं पैसा, और पैसा किसके पास में होगा?
जिसके पास में गोल्ड होगा यानी सोना होगा, और सोना जिसके पास मतलब गोल्ड से याद आ जाएगा हमें क्या हो जाएगा, गोल्ड स्टीन। यानी किसकी खोज करी थी, प्रोटॉन की खोज गोल्ड के बराबर किंतु विपरीत होता है। यानी जितना आवेश इलेक्ट्रॉनों के पास में होता है उतना ही आवेश है प्रोटॉन के पास में होता है। तो हमेशा लड़ाई होती रहती है किसके बीच में, गोल्ड स्टीन, क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इसके पास में इलेक्ट्रॉन के पास में ऋणावेशित हो जाता है, और प्रोटॉन की खोज है गोल्ड स्टीन ने करी थी, इसके पास धनावेशित होता है। और आपस में ये आपस में कैंसिल आउट करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि प्लस वाला और माइनस वाला जिसके पास पैसा नहीं है, प्लस वाला जिसके पास में पैसा है। अब जिसके पास में माइनस वाला है इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस वाला है इसका मतलब गरीब है, और गरीब है तो इसको क्या है, थामने की जरूरत है, किसी न किसी को थामने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जे थॉमसन, यानी जयकारा वो भगवान का लगाता है, जयकारा लगा करके उसको थामने की यहाँ पर खोज करी है। अब इसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 2000 गुना ज़्यादा होता है। और इसको नाम दिया गया था प्रोटीन, यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज करी है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को हम क्या देते हैं, ऋणावेशित देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव साइन देंगे, यानी प्रोटॉन हमारा होता है धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वह नगण्य होता है, यानी आवेश है -1 के आसपास मान सकते हैं, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है, वजन बहुत कम होता है इसका। अब ऐसा माना गया कि परमाणु है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, और यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है, यानी परमाणु के सबसे अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर की साइड पाए जाते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन है अंदर की साइड पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटॉनों को हम आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अंदर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, गढ़ के अंदर रहते हैं वो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलेगा कि ये कण है परमाणु की संरचना कैसे करते हैं। पहली बात तो कैनाल किरणें क्या है, तो इसकी खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी, और ये धनावेशित किरणें हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा, तो ये दोनों, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की अभी बात यहाँ पर नहीं आई है, न्यूट्रॉन की बात आएगी परमाणु की संरचना के अंदर। अब बात करते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। जैसे डाल्टन ने बताया था कि परमाणु सिद्धांत के बारे में, जिनके अनुसार डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य, और अभी हमें क्या पता चल रहा है कि परमाणु विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के अंदर तो प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर देती है, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया सकता, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल गया कि परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें पाई जाती हैं। इसका मतलब उनकी धारणा थी वो गलत साबित हो गई यहाँ पर। अब यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरीके से रहते हैं, कहाँ पर प्रोटॉन रहता है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो इनको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को, जे थॉमसन यहाँ पर जे थॉमसन है, जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हम देखते हैं क्या इन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में बताया है। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया है जो क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक की तरह किस तरीके से था, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी इन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है, यानी पॉजिटिव आवेश परमाणु के अंदर पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह होते हैं। जिस तरीके से क्रिसमस का जो केक होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, सूखे मेवे लगाते हैं ऊपर की साइड, केक के अंदर जिस तरीके से ऊपर मेवे लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। तरबूज के अंदर जैसे लाल लाल जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर काले काले जो बीज पाए जाते हैं, जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज पाए जाते हैं उसी तरीके से परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो तरबूज के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के जो खाने वाले भाग होते हैं, यानी तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा रहता है,
जबकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति होता है। तो यहाँ पर थॉमसन का परमाणु मॉडल दिखाया गया है, जिसके अंदर धनात्मक गोला परमाणु को खुद को बताया गया है और परमाणु के अंदर ऋणावेशित पाए जाते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं, ये कहाँ के हैं? जे टॉमसन हैं। इनका जन्म हुआ था 1859 में और मृत्यु हुई थी 1940 में। यानी इनका जो जन्म है 1856 में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं जे टॉमसन। 1856 में जन्म होने के बाद में 1940 में मृत्यु होती है इनकी। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको 1906 में शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और 35 कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोग से निदेशक रहे हैं और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चल करके नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी इनके जो सहयोगी थे उनको भी यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला है। अब टॉमसन ने क्या क्या चीज़ें परमाणु के बारे में बताई है। पहला तो टॉमसन ने बताया था कि परमाणु धनावेशित गोले का बना धसे होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। दूसरा टॉमसन ने बताया था कि परमाणु में क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट करके क्या बना देते हैं? न्यूट्रल बना देते हैं। यानी कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, कोई भी यहाँ पर विद्युतीय रूप से एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि इस टॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या कमियां रही हैं। अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल किस तरीके से बताया है? तो ये इनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, कैसे कहाँ पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जानना चाहते थे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग से तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पट्टी पर टकराया। यानी एक सोने की पट्टी ली, पट्टी यहाँ पर पतली पन्नी ली थी ये सोने की। तो सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की यह पन्नी है 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अब अल्फा कण है, यहाँ पर द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कणों की बात करें तो कैसे होते हैं? ये द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, यानी कि 2 आवेश इस पर होता है हीलियम पर, He से शो करते हैं हीलियम को। ये धनावेशित होते हैं। क्योंकि इनका द्रव्यमान है वो 4 होता है, हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अब यह अनुमान था कि अल्फा कण है सोने के परमाणु में विद्यमान जो अपरमाणविक कणों के साथ गए, क्योंकि अल्फा भारी थे इसलिए इसके अधिक विक्षेपण की आशा यहाँ पर नहीं की थी। लेकिन ये जरूर सोचा था कि यहाँ पर विक्षेपित होंगे, क्योंकि प्रोटॉन से ज़्यादा भारी यहाँ पर थे अल्फा कण, और अगर कोई भारी चीज़ किसी कमज़ोर चीज़ को से टकराएगी तो उसको निकाल देगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उनको ये ज़्यादा आशा नहीं थी कि ज़्यादा विक्षेपण होगा, लेकिन इतनी आशा थी कि विक्षेपण यहाँ पर होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर अल्फा कण गुजारे गए हैं और सोने की परमाणु यहाँ पर दिखाए गए, तो सोने के परमाणु में क्या होता है? सोने की परत के द्वारा अल्फा कणों का विकिरण दिखाया गया है। कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, यानी अल्फा कण है, कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ हैं टकरा करके वापस कहीं पर मुड़ जाते हैं, और कुछ हैं टकरा करके सीधे अपनी ही दिशा में मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि कोई चीज़ अगर टकरा करके वापस आ रही है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ है। अगर कोई चीज़ डायरेक्ट सीधी निकल रही है, यानी अल्फा कण अगर डायरेक्ट सीधे निकल रहे हैं कहीं से, इसका मतलब उस जगह पर कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इधर उधर भाग रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ है। तो यहाँ पर हम सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन हम देखें, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग की आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिला। इससे कौन कौन से परिणाम मिले थे? तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण हैं सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तो ज़्यादातर जो कण है वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है। कुल अल्फा कण है पन्नी के द्वारा बहुत छोटे से कौन से विक्षेपित हुए, इसका मतलब छोटे से कौन बना रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो अंदर है। और आश्चर्यजनक से एक कण वापस आया था, यानी 12,000 कण अल्फा कण उन्होंने जब अप्लाई किए थे सोने की पन्नी पर, तो उनमें से 12,000 में से सिर्फ एक कण वापस आया था।
तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो वह लौट आता है। अंदर जो परमाणु था जिसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, फिर भी वो टकरा करके वापस आ रहा था। इसका मतलब अंदर कुछ बड़ी चीज है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी तुलना किससे की गई है कि एक तोप के गोले, तोप का जो गोला है 15 इंच का तोप का गोला कैसे टकरा कर वापस आता है, ओनली सिर्फ टिश्यू पेपर के टुकड़े से टकरा करके वापस आ जाता है। ऐसा इनका ये तर्क यहाँ पर दिया गया है। तो रदरफोर्ड का जो जन्म है यहाँ पर 23 अगस्त रोम में हुआ था, उनकी माना जाता है। और रेडियो दान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए हम एक खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों बंद करके एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ वह एक आवाज सुनेगा। अगर वह उसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। और जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे, कोई आवाज नहीं आएगी। अगर तार, जैसे तार के अंदर हम पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारे पत्थर हैं सीधे निकल जाएंगे और बहुत सारे पत्थर हैं तार के टकरा करके वापस आएंगे। तो बहुत कम चांस है कि तार के टकरा करके पत्थर वापस आएंगे। तो उसी का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है कि कुछ बहुत सारे यहाँ पर पत्थर हैं, वो क्या है अधिकतर निकल जाएंगे बिना आवाज किए, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिसके बीच से ये पत्थर निकल जाते हैं। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण है पेक्यूनन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ परिणाम निकाले हैं। तो अल्फा और उसी परमाणु के भीतर का अधिकतर कण बाहर निकल जाते हैं और बहुत कम कण हैं अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात आवेशित भाग बहुत कम है। नहीं, बहुत कम अगर विक्षेपित हो रहे हैं इसका मतलब बहुत कम धनावेशित भाग है। और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं, यानी तुरंत वापस टकरा करके आ जाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। अब यहाँ पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। यानी अगर परमाणु बहुत बड़ा है तो उसके अंदर नाभिक है वो बहुत छोटी मात्रा में पाया जाएगा, बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देखें अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या बताया है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किए हैं, यानी परमाणु के नाभिक के बारे में बताया है। अब उस नाभिक के कौन कौन से लक्षण इन्होंने बताए हैं। पहला लक्षण बताया कि परमाणु का केंद्र है वो धनावेशित होता है, यानी ये परमाणु है हमारा, इस परमाणु के केंद्र में यानी कि सेंटर में क्या होता है धनावेशित, यानी कि प्लस होगा, धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो ये धनावेशित है, इसको हम क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। मान लीजिए इस परमाणु का द्रव्यमान है 2 kg, इसका द्रव्यमान है तो 2 kg में से लगभग हम देखें 1.9 kg इसके अंदर होगा, नाभिक के अंदर होगा, यानी पूरा के पूरा वजन है नाभिक के अंदर ही यहाँ पर होता है। इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, यानी परमाणु गोल होता है तो उसके वर्तुलाकार यानी चारों तरफ जो गोल चक्कर होता है उसके चारों तरफ यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं। लेकिन नाभिक के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, वर्तुलाकार मतलब कि वृत्ताकार रूप में ये चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार है परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो ये इसी बात को दोहरा रहा है कि जब द्रव्यमान कम होता है इसका, नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, द्रव्यमान तो नाभिक का ज़्यादा होता है लेकिन आकार है
उसका बहुत कम होता है। इसलिए वो क्या करता है, अल्फा कणों को, जो यहाँ पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणें यहाँ पर डाली थी, उनको वापस भेज देता है। अब रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की कमियां क्या रही हैं, पहला इनकी कमियों के बारे में देखें कि वर्तमान जो वृत्ताकार मार्ग में यहाँ पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन है स्थायी नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा या त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा या नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। यानी रदरफोर्ड ने जो ये बताया था कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इन्होंने रदरफोर्ड ने ये बताया कि जब ये चक्कर घूमते रहते हैं, वृत्ताकार घूमते रहते हैं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि वृत्ताकार ये फिक्स घूमते रहते हैं, कौन सी लाइन में घूमते रहते हैं। हो सकता है घूमते घूमते इससे नाभिक से टकरा जाए और नाभिक से टकराने के बाद में ये नाभिक अस्थिर हो जाए, और नाभिक अगर अस्थिर हो जाएगा तो इसका मतलब परमाणु भी अस्थिर हो सकता है, लेकिन परमाणु तो स्थिर होता है। तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां रही हैं कि हमें परमाणु के अस्थिर होने का या फिर इलेक्ट्रॉन हैं वो घूम रहे हैं उसका हमें फिक्स पता नहीं है कि वो टकराएंगे नाभिक से तो क्या होगा, नाभिक से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे उसके बारे में हमें पता नहीं है। वो वृत्ताकार घूमते रहेंगे या नहीं घूमते रहेंगे इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो उसके बाद में एक और वैज्ञानिक यहाँ पर मॉडल प्रस्तुत करते हैं परमाणु का, वो है बोर का परमाणविक मॉडल। यानी बोर भी यहाँ पर परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से परमाणु का मॉडल प्रस्तुत करते हैं। तो के लिए नील्स बोर आते की संरचना के बारे में अपनी कुछ जानकारियां देते हैं। तो नील्स बोर हैं, ये खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उनकी जो कमियां हैं उनको मैं दूर करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, विभक्त कक्षाएं कहते हैं। ये स्पेशल ये कक्षाएं बनी होती हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इन विभक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इन विभक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी ये अपनी ऊर्जा का त्याग है यहाँ पर नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा का कोई भी विकिरण इलेक्ट्रॉनों के अंदर नहीं होगा। तो ये नील्स बोर के बारे में बताया गया था। नील्स बोर का जन्म कब हुआ था, 1885 में जन्म हुआ था। 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था और 1922 में उन्होंने परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें यहाँ पर प्रकाशित की गई है। एक तो एटॉमिक थ्योरी है, एक है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में बताया गया है, एक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एटॉमिक के बारे में, परमाणु के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर थ्योरी बताई गई है। तो नील्स बोर हैं, ये क्या बताते हैं, परमाणु की कुछ ऊर्जा स्तर बताते हैं। जैसे सेंटर में होता है नाभिक परमाणु के, अब उसमें 4 कक्ष यहाँ पर बताए हैं। क्या क्या कौन कौन से 4 कक्ष बताए हैं, के, एल, एम, एन, ये 4 कक्ष यहाँ पर बताए गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब के में क्या होता है, एन की वैल्यू 1 होगी, एल में क्या होगा, एन की वैल्यू 2 होगी, एम में क्या होगा, एन की वैल्यू 3 होगी और एन में क्या होगा, एन की वैल्यू 4 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कक्ष में चक्कर लगाते हैं। अब के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, 2n की पावर 2 इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, यानी कि 2 ही चक्कर लगाते हैं। एल के अंदर कितने लगाते हैं, एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। एम के अंदर कितने लगाते हैं और एन के अंदर कितने लगाते हैं। तो कोशों का ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे KLMN यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा एन की वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जैसे कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर, तो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु में प्लस आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, परमाणु उदासीन बना लेते हैं, यानी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा
अपरमाणविक कण विद्यमान रहता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी रहता है और इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो दो अपरमाणविक अणु बताए थे परमाणु के अंदर, यानी नाभिक में। नाभिक में कौन सा बताया था? पर रदरफोर्ड ने नाभिक में सिर्फ बताया था प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं दी थी। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र बनाइए। तो 3 कक्षाओं वाले परमाणु मॉडल यानी कि ये परमाणु बन जाएगा, इसका ये नाभिक बन जाएगा। 3 कक्षा कौन कौन सी बन जाएंगी? एक तो के कक्षा बन जाएगी, एक यहाँ पर एल कक्षा बन जाएगी, एक यहाँ पर एम कक्षा बन जाएगी। इस तरीके से चित्र बन जाएगा। अगर 4 कक्षा की पूछे तो एन भी बन जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 कक्षा बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? तो दूसरी धातु की पन्नी से भी हम संभव कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज कौन करते हैं? ये जेम्स चैडविक हैं। ये चैडविक यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की खोज करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन मतलब हम ये कर सकते हैं कि नई चीज इनको ट्राई करनी थी न्यूट्रॉन को। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं, तो ये जेम्स चैडविक हैं। तो नई चीज ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, ये चिड़िया को उड़ा देते हैं। तो चिड़िया से क्या आ जाएगा, ये चैडविक याद आ जाएगा कि ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने यहाँ पर की थी, यानी जेम्स चैडविक ने यहाँ पर की थी। 1932 में ये खोज करते हैं। तो 1932 में जे चैडविक ने यहाँ पर एक और अपरमाणविक कण की खोज निकाला। तो पहले तो 2 अपरमाणविक कणों के बारे में हमें पता है कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब एक और के बारे में बताते हैं चैडविक, और ये जेम्स चैडविक बताते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, जो यानी कि प्रोटॉन के बराबर है द्रव्यमान में, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। अंततः इसका नाम है न्यूट्रॉन पड़ा, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। हाइड्रोजन में ये नहीं रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, एक ही होता है परमाणु क्रमांक, इसलिए हाइड्रोजन में नहीं रहता है। बाकी सभी में ये पाया जाता है। और न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों किसमें मिलकर रहते हैं? नाभिक में मिलकर रहते हैं, और इसी से परमाणु का द्रव्यमान हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर कुछ ये बताए गए हैं, पहले 18 तत्वों के परमाणुविक संरचना का ये चित्र बनाया गया है। तो इसको हम देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि परमाणु की संरचना से पहले यहाँ पर हम देखें 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखें। परमाणु के 3 अपरमाणविक कणों के नाम क्या हैं? अपरमाणविक कणों के नाम क्या है? एक तो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक है 4 होता है। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? अगर परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर प्रोटॉन हमारे पास में 2 है तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब बात करते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग कक्षाएं होती है हमारे पास में, उनमें कैसे वितरित करता है। तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और वरी कुछ नियम प्रस्तुत करते हैं, जिसे बोर वरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की जो स्कीम है, उस स्कीम को हम क्या कहते हैं? बोर वरी स्कीम कहते हैं। अब इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। और n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू किसके लिए होती है? k के लिए होती है। n की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? l के लिए होती है। n की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? m के लिए होती है। n की वैल्यू 4 किसके लिए होती है? n के लिए होती है। तो ये 4 हमारे पास कोष होते हैं, जहाँ पर n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर को बताता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहली कक्षा में कितनी होती है? 2n², यानी कि 2 होती है। दूसरी कक्षा में हम देखें 2n², n का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी 8 होती है दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में बात करें, यानी m कोष में कितनी होती है? 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर m कोष में कितनी होती है? 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 18 हो जाएगा। और चौथे कक्ष की बात करें कि चौथे कक्ष में क्या होगी? n की वैल्यू यहाँ पर चौथे कक्ष में 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, तो चौथे कक्ष में 32 होगी। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पर,
तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यानी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा। अब हीलियम, हीलियम में दो, स्टार्टिंग की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हीलियम के बाद में आता है लिथियम, तो लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन में पहले का जो कक्ष है यानी कि यहाँ पर के कक्ष में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और के बाद में एल कक्ष में चला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं के कक्ष के, और एल कक्ष का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया है। ये लिथियम के लिए आ गया। फिर यहाँ पर लिथियम के बाद में बेरिलियम है, इसमें 4 आते हैं। तो 2 तो यहाँ पर अंदर वाले में आ जाएंगे यानी कि के अंदर, और एल में आ जाएंगे 2, एल कक्ष में यानी एल कोष में आ जाते हैं 2, तो ये हो जाएगा बेरिलियम। फिर बोरान की बात करते हैं। बोरान में होगा 5, यानी बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे बोरान के अंदर। तो 5 इलेक्ट्रॉन में हम देखें 2 तो अंदर आ जाएंगे के वाले के अंदर, और 3 आ जाएंगे एल वाले के अंदर। एल वाले के अंदर कितने आ सकते हैं, अधिकतम 8 तक आ सकते हैं, क्योंकि एल के अंदर एन की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 2n स्क्वायर से, जैसे कि एन का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 तक यहाँ पर आ सकते हैं एल के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 6 है, तो 6 में क्या हो, 2 अंदर और 4 बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ पर 7 है, तो 2 अंदर और 5 बाहर आ जाएंगे। ये 8 है, तो 2 अंदर और 6 बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर 9 है फ्लोरीन, तो 2 अंदर और 7 बाहर आ जाएंगे। ये नियोन में 10 है, तो 2 अंदर और 8 बाहर आ जाएंगे। तो ये 8 पूरे के पूरे भर गया है। तो इसका मतलब नियोन के अंदर क्या होगा, दोनों पूरे पूरे भर गए। इसका मतलब ये क्या है, गैस है। नियोन क्या है, गैस है। और कैसी गैस है, ये उदासीन गैस है। क्यों है उदासीन गैस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पूरे कोष यहाँ पर भर गए हैं, कोई भी जगह यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से सोडियम के लिए हम देखें, सोडियम में 11 है, तो 11 में कैसे चलेगा, 2 तो अंदर वाले में आ जाएंगे, 8 बाहर वाले में आ जाएंगे। ये के लिए आ जाएंगे, ये एल के लिए आ जाएंगे, और बाकी कितना बचा, 10 के बाद में 3 बचा, 3 बाहर वाले में आ जाएंगे। तो 3 बाहर वाले में यहाँ पर 8 तो 10, 10 और 1 11, 3 नहीं है 1 आएगा, तो 1 बाहर वाले में आ गया है सिर्फ। इसी तरीके से मैग्नीशियम में 12 है, तो 2 + 8 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम में 13 है, तो क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 3 आ जाएगा एल्युमिनियम में। सिलिकॉन में कितना है, 14, तो 2 + 8 + 4 आ जाएगा, तो ये सिलिकॉन में हो जाएगा। फिर हम देखें फास्फोरस में 15 है, तो 2 16 परमाणु क्रमांक है, तो 2 + 8 10, 10 × 6 16। क्लोरीन 17 है, तो 17 में क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 7 क्लोरीन आ जाएगा। आर्गन 18 है, गैस है, तो 2 + 8 + 8, तो ये 18 आर्गन हो गया। तो इस तरीके से पहले 18 तत्वों के परमाणु संरचना का यहाँ पर चित्र बताया गया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 हो सकती है, ये बोर ने बताया है। और किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉनों तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उनमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, यानी पहले अंदर वाला पूर्ण रूप से भरना चाहिए, उसके बाद में बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रम के अनुसार बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप हमें देना है क्या, कि स्थायी परमाणु मॉडल हमें तैयार करें। पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाना है उसमें, और 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन भी दिखानी है। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हमें दिखाना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हमें यहाँ पर दिखाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें पी का निकालना है। पी कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, एस पी डी एफ इस ब्लॉक में चलता है। एस के अंदर सिर्फ 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, और डी के अंदर 8 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और एफ के अंदर है ये ज़्यादा आ सकते हैं, 16 32 के आसपास आ सकते हैं। तो इसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, फिर 2s2, क्योंकि 2 s के लिए चलेगा यहाँ पर, फिर p के लिए 3 चलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3p6, तो 2 और 2 4, 4 6 10, और फिर बचा है 5, तो 5 के लिए आ जाएगा यहाँ पर 4s2,
क्योंकि यहाँ पर S के बाद में दोबारा से S भरेगा 4s2 और यह आ जाएगा 3p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा किसका, T का, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसको ऊपर वाले को कर लेंगे 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10 2 2 4, 4 से 10, 10 से 2 12, 12 3 15। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि कुछ प्रश्न रखें, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखना है। कार्बन के लिए क्या होता है, कार्बन होता है 5 नंबर पर, सोडियम होता है 11 नंबर पर। तो कार्बन के लिए लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1, ये 5 हो गया, 2 2 4 1 5। सोडियम के लिए लिखेंगे 11 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और ये 2s2 के बाद में 2 के साथ में आएगा 2p6। तो 6 2 8 और 2 10, 10 और फिर क्या आएगा, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3s1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसके लिए, सोडियम के लिए। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। K के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L के अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस परमाणु में कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की, टोटल 10 होगी। तो ऐसे निकाल लेंगे। अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉनों को किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में रखा जाता है। और ये किससे पता चलता है, हमें बोर-बरी का नियम है, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। बड़े इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति है, यानी संयोजकता है, वो शून्य होती है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे होते हैं। इन अक्रिय तत्वों में क्या क्या आ जाता है, जैसे हीलियम आ जाता है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अन्य 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजक शक्ति है, अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर के अणु बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन हीलियम हुआ और जो गैसें होती हैं जैसे कि नियोन है, नियोन में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होते हैं, वो भी यहाँ पर संयोजकता शून्य होती है उसकी भी। तो वो कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो अणु नहीं बनाएंगे। तो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंदर संयोजकता कुछ ना कुछ होती है, वही यहाँ पर अणु बनाते हैं। तो वो अपने समान या अपने किसी तत्व के परमाणु से मिलकर के अणु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को हम क्या कहते हैं, अष्टक मानते हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं और यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। उनको ग्रहण करने या त्याग करने से होता है, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। मान लीजिए परमाणु को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, इसका मतलब वो ले रहा है। अगर मान लीजिए परमाणु के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना। परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या हस्तांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में भी एक होता है, लिथियम के अंदर भी एक होता है और सोडियम के अंदर भी एक होता है बाहर वाले में, जैसे कि अतः एक इलेक्ट्रॉन का त्याग ये कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक ही कही जाती है। आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है। मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। एल्युमिनियम 13 नंबर पर आता है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह क्रमशः एल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम देखें, फ्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्ष में आता है। फ्लोरीन की बात करें यहाँ पर, जैसे ये कार्बन
फ्लोरीन दिखा रखा है 9 नंबर पर, तो बाहरी में कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो फ्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो कहाँ से लेगा? जैसे 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में पाए जाते हैं फ्लोरीन के, इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होगा। अतः इसकी संयोजकता की बात करें तो ये संयोजकता हमारे क्या दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये अपनी संयोजकता बता सकता है। तो अष्टक में 7 घटा करके प्राप्त की जा सकती है, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 आ जाती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा? ऑक्सीजन 8 नंबर पर आएगा, और ऑक्सीजन में 8 नंबर पर 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा कहीं से, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं संयोजकता कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर संयोजकता दिखाई गई है, सभी की संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक H हो गया, परमाणु क्रमांक 1 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कुछ होती नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन में 1 ही होती है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बात करें तो K में आता है 1 सिर्फ, और संयोजकता होगी। अब जैसे हम कोई देख लेते हैं, नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितने नंबर पर आ रहा है? 7 नंबर पर आ रहा है। तो 7 नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक भी 7 होगा। और नाइट्रोजन के अंदर जैसे K के अंदर कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, L के अंदर कितने आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसको अष्टक बनाना है, तो अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 बनाना, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरीके से संयोजकता निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आर्गन का बात करते हैं, आर्गन कितना दे रखा है? 18, तो परमाणु क्रमांक भी इसका 18 होगा। और इसके अंदर जैसे 18 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन, L कोष के अंदर होंगे 8 और KLM कोष के अंदर होंगे 8। इसका मतलब संयोजकता इसकी क्या है? 0 है आर्गन की। और इसी तरीके से आर्गन की इस तरह ही नियोन की संयोजकता भी यहाँ पर 0 होगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहाँ पर संयोजकता 0 होगी। अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इनमें सब में सेम है, जैसे कि यहाँ पर 16-16 है, 15-16 है। न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या फास्फोरस में 22 है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप उनकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरीन कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर, सल्फर 16 नंबर पर, और मैग्नीशियम 12 नंबर पर। तो क्लोरीन के लिए हम निकालें तो क्लोरीन के लिए कैसे निकलेगी? 2 + 8, 2 + 8 10, 10 7 17, तो 17 को 1 है। इसी तरीके सल्फर की बात करें, सल्फर में कितना है? 16, तो 16 के लिए क्या करेंगे हम? 2 + 8 10, 10 से 16, तो 16 को 6 को अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 बनाने। तो बात करते हैं हम किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के अंदर 12 है इसका परमाणु क्रमांक, तो 2 + 8 कितना हो गया? 10, और 10 और 2 12, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? संयोजकता है, दे देगा ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उनको दे देगा, तो ये मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की बात करें, परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या की बात करें, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, यानी जितने परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। जेड से परमाणु को दिखाया जाएगा, परमाणु संख्या को। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या है वो समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणुओं में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z = 6 होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या है कार्बन के अंदर 6 पाई जाती है। इसी प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। एक परमाणु के जो अपरमाणविक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है, और ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यानी न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर के जो द्रव्यमान होता है वो कहलाता है न्यूक्लियॉन। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कार्बन का द्रव्यमान, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6, और 6 ही यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये
कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का 27 होता है, अंदर क्या होता है, 13 तो प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर। तो 14 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें हम देखें एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कोई भी अगर हमें दिखाना है, जैसे सल्फर दिखाना है तो सल्फर हम कैसे लिखेंगे, तत्व का प्रतीक है मान लो सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रम संख्या है 16, तो 16 को यहाँ पर लिखा जाएगा सल्फर, और इसका द्रव्यमान संख्या जो लिखा जाएगा मान लीजिए 32 है तो 32 ऊपर लिखा जाएगा, सल्फर का 32। जैसे मान लीजिए कार्बन की बात करें, कार्बन का कैसे लिखेंगे, परमाणु संख्या नीचे लिखी जाएगी और परमाणु द्रव्यमान जो है ऊपर लिखा जाएगा, तो C6H12 ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अब बात करें यहाँ पर, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए दिखाया गया है, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के लिए दिखाया गया है, नाइट्रोजन के लिए क्या है 7 है, ये 7 परमाणु क्रमांक है और 14 यहाँ पर द्रव्यमान है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो वह परमाणु की परमाणविक संख्या क्या होगी, तो परमाणविक संख्या इसकी 16 होगी। परमाणु का क्या आवेश होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब वो शून्य हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आवेश शून्य होगा। दूसरा हम देखें यहाँ पर, जैसे समस्थानिक की बात करें, समस्थानिक होते क्या है, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, इसके 3 परमाणविक स्पीशीज हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1 है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान संख्या 2 होती है हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम में, और ट्राइटेरियम में यहाँ पर क्या होती है, ट्राइटेरियम में हाइड्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो 3 होती है, इसको T से भी हम डिनोट कर सकते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर अलग अलग है, अगर कोई पदार्थ है, तत्व है, उसकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, परमाणु संख्या तो समान है हाइड्रोजन का 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी 1 2 3 आ रही है। तो इस तरह के अन्य उदाहरण दे सकते हैं, कार्बन है, कार्बन का जैसे कि C6 और 12 हो जाएगा, का 17 35 होता है, क्लोरीन का 17 37 भी होता है यहाँ पर। तो इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिक की इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। इस तरह हम कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण यहाँ पर समस्थानिक के अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान है 35 और 37, यानी 3:1 में इनके समस्थानिक होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किसी द्रव्यमान के क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, किसी द्रव्यमान को यहाँ पर क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। जैसे क्लोरीन की औसत परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 35 × 75/100 और 37 × 25/100, क्योंकि 3:1 में हो रहता है ये, तो 3 मतलब 75 हो गया, 1 मतलब 25 हो गया, तो ये आ जाएगा 35.5, क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। तो किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। और अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित है तो हमें समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा, गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान है भिन्नात्मक संख्या यानी 35.5 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं और औसत द्रव्यमान है 35.5 ही यहाँ पर होगा। समस्थानिक के हम क्या देखें, अनुप्रयोग हम देखें, समस्थानिक के अनुप्रयोग क्या है। कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से हम बात करें जैसे कि यूरेनियम है। यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग है जिसको हम ऑटोमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं, यानी परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। इससे क्या है, यूरेनियम से
बिजली में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का, यानी कि कोबाल्ट 16 का यहाँ पर कैंसर में उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन की समस्थानिक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं संभारिक की। संभारिक क्या होते हैं? जैसे दो तत्व है हमारे पास में, कैल्शियम, दो तत्व कैल्शियम, परमाणु संख्या 20 और एक आर्गन है परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करें। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, यानी यहाँ पर कैल्शियम के अंदर और आर्गन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या है अलग अलग है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 40 है, कैल्शियम की भी 40 है और यहाँ पर आर्गन की भी 40 है, यानी यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान 40 है। यानी तत्वों के ऐसे जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या यहाँ पर समान होती है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी संभारिक, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे HDT के प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणविक कणों की हमें सारणीबद्ध करना है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए कितने कितने तत्व पाए जाते हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में 1 2 3 अपरमाणविक कणों की उपस्थिति रहती है। दूसरा, समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो समस्थानिक में क्या होते हैं? यूरेनियम होता है। संभारिक में हमारे क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम है और इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी कैल्शियम का आर्गन का होता है 18 और कैल्शियम का होता है 20। इनका दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, 10 तो ये हो गए, फिर 3s2, फिर 3p6 18, फिर 4s2 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज तो करी है, इलेक्ट्रॉन गरीब है यानी थामने वाला, तो थॉमसन हो गया, इसका मतलब गोल्डस्टीन हो गया। और जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के केंद्रक की परमाणु का मॉडल अधिक सफल था क्योंकि प्रस्तावित किया गया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में विस्तृत करते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर दी जाए तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। फिर ये चैडविक बताते हैं, यानी न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या है? नई चीज ट्राई करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब वो चिड़िया की तरह काम करेंगे या चिड़िया की तरह उड़ना पसंद करेंगे, तो ये हो जाएंगे जे चैडविक। इन्होंने परमाणु के अंदर क्या किया है? न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा है। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणविक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान है 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के अंदर जो कक्षा होती हैं वो KLMN नाम की होती हैं। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। एक तत्व का परमाणु संख्या केंद्र में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, और संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है।